बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर आइस कैंडी मैन, बाद में इसका नाम चेंज करके क्रैकिंग इंडिया रखा गया। क्रैकिंग का मतलब है डिवाइडेड। सो इंडिया की डिवीज़न पार्टीशन की बात की गई है और बापसी सिद्धवा ने इसे लिखा है। बापसी सिद्धवा उस वक्त जस्ट 4 to 9 ईयर्स की थी और एक अच्छी ऑब्ज़र्वर थी। तो इस नावल में पार्टीशन के जो मनाज़र हैं बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किए गए हैं और इस नावल में हम देखेंगे about author, key facts, significance of the title, the Candyman, setting, character, summary, theme। so टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है ये। अबाउट ऑथर, वापसी सिद्धवा एक पाकिस्तानी अमेरिकन नावलिस्ट है और ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट भी है। शी वॉज बोर्न इन 1938 इन कराची और उस वक्त कराची ब्रिटिश कॉलोनी थी, मीन्स इंडिया में आता था। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन द पंजाबी सिटी ऑफ लाहौर। तो इसने अपना चाइल्डहुड जो है लाहौर में गुजारा है, विच बिकेम अ पार्ट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट पाकिस्तान व्हेन सिद्धवा वाज 9 ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ 1947। तो जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त इसकी एज जस्ट 9 ईयर्स की थी और लाहौर ओबियसली पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। शी राइट्स इन इंग्लिश बट हर फर्स्ट लैंग्वेज एज आर गुजराती एंड उर्दू। ये तो इंग्लिश में लिखती है लेकिन इसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या है, गुजराती है, फिर उर्दू। इन 1957 शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम किनार्ड कॉलेज फॉर वुमेन इन लाहौर विद हर BA। शी गॉट मैरिड एट 19 एंड मूव टू मुंबई। फिर मुंबई ये मूव कर गई थी इंडिया बिफोर डिवोर्सिंग एंड मूविंग बैक टू लाहौर टू मैरी अ सेकेंड टाइम। करंटली शी लिव्स इन हॉस्टन टेक्सास इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आजकल ये जो है US में रह रही है। शी हैज़ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे इसके, वन ऑफ whom was a 2012 Democratic candidate for District 9 of the Arizona House of Representatives. She has taught at Rice University, Columbia University, Mount Holyoke College, Brandeis University and the University of Houston. And Sidhwa is most famous for the novel Cracking India। इसी नावल की वजह से इसे पॉपुलरिटी मिली थी और ये 1988 में मतलब पब्लिश की गई थी। बट she is the author of several other novels including The Crow Eaters, The Bridge and Water, a novel in 2006. Her books often focus on life in colonial India। तो इसके जो नॉवेल्स है इसमें हमेशा आपको जो है थीम जो है कॉलोनियल इंडिया के देखने को मिलेंगे। द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन देखने को मिलेगी कि पार्टीशन की हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया ये जस्ट 9 ईयर्स की थी और एक बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वर थी। इसने बड़ी खूबसूरती से इस नावल में सब मनाज़र को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया सब कुछ। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द पारसी कम्युनिटी, और ये एक और बात बताऊँ, ये जो है पारसी कम्युनिटी से थी। वापसी सिद्धवा जो थी ये पारसी कम्युनिटी से थी लेकिन ये पाकिस्तान आए थे। तो पाकिस्तान में मतलब उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये इंडिया आए थे। इसमें जहाँ मतलब जहाँ ये रह रहे थे वो जगह कौन सी थी, कराची। फिर कराची से लाहौर अपना चाइल्डहुड इसने वहाँ स्पेंड किया था, लेकिन ये पारसी कम्युनिटी से थी जो आजकल हम ईरान कहते हैं। मतलब ईरान में जो लोग हैं वो ऑब्वियसली पर्शियन लोग हैं। अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ इंडियन जोरिस्तानियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इमिग्रेटिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स। Sadhwa has many commonalities with Lenny, the protagonist of Cracking India। They both lived through partition wars as children। अब लेनी जो है ये हमारे पास एक करेक्टर है। तो लेनी का जो करेक्टर है वो ऐसे शो करा गया है जैसे वापसी सिद्धवा का ख़ुद का करेक्टर, मतलब वो ख़ुद को जैसे रिप्रेजेंट कर रही हो। तो ये जब हम समरी देखेंगे, इसके की फैक्ट्स देखेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। वर पारसी एंड सफर्ड फ्रॉम पोलियो एट अ यंग एज। जैसे लेनी जो थी वो भी यंग एज में मतलब उसे पोलियो हुआ था, सेम टू सेम वापसी सिद्धवा को भी यंग एज में पोलियो हुआ था। सदवा ड्रिव ऑन हर ओन एक्सपीरियंसेस वाइल क्रिएटिंग द करेक्टर ऑफ लेनी। तो मतलब ये अपनी जो इसने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ ये हमें लेनी जो करेक्टर है उसके थ्रू बता रही है। However, the novel is fiction, not an autobiography। इस नावल को फिक्शन भी कह सकते हैं या एक ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं क्योंकि इस नावल में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है जो इसके साथ रियल लाइफ में भी हुआ था। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी हो सकता है। एंड इवन सो मैनी ऑफ द इवेंट्स रिजेंबल रियल अकरेंसेस। जैसे कुछ ऐसे वाक़यात यहाँ पे डिस्कस किए गए जो रियल थे, मतलब रियल में हुए थे वहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल द करेक्टर
Rana, who is nearly murdered during the mob violence of partition, is based on a man that Sadwa met in Houston, who bears. अब यहाँ पे ये एक और करेक्टर, राना करेक्टर के बारे में बात की गई है। ये तो इसको कैसे मारा गया, ये भी बिल्कुल रियल था, और ये हम देखेंगे आगे समरी वगैरह। Sadhwa has stated, my intention was to write about partition because very little had been written about it. एंड तो ये अपने इस नावल के बारे में बता रही है कि मेरी जो इंटेंशन थी वो क्या थी, पार्टीशन के बारे में लिखना, क्योंकि बहुत से कम लोगों ने इसके बारे में लिखा है। देयर आर सर्टेन इमेजेस फ्रॉम माय पास्ट। तो जैसे मेरे तो एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वर थी, और ये बता रही कि पास्ट में जो मेरे माइंड में जो इमेजेस चल रहे थे, विच हैव ऑलवेज हॉन्टेड मी, जो हमेशा मुझे हॉन्ट करते थे। ऑल्दो आई वॉज वेरी यंग, ओबियसली बहुत यंग थी, I saw chance killings, fires and dead bodies. These are images which have stayed with me. This hostility needs to be dealt with. तो इसने बहुत कुछ देखा था, लोगों को मरते हुए देखा था, ये बम पटना, ये सब कुछ देखा था। तो ये कह रही है कि ये सब कुछ मेरे माइंड में, मतलब उन सब चीज़ों की एक इमेज बन गई थी, और मैंने तभी ये नावल लिखना स्टार्ट की। The novel was an attempt to bring more attention to this historical tragedy. In particular, the novel shows how partition affected women, particularly those who were kidnapped or raped. तो पार्टीशन जो हुई थी इसमें बहुत कुछ हुआ था, किडनैपिंग भी हुई थी, रेप वगैरह भी सब कुछ हुआ था। और इसका जो एक मेन थीम ये भी है फेमिनिज़म, मतलब फेमिनिज़म से मुराद के फ़ीमेल को किस तरह यूज़ किया जा रहा था, किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। Sadhwa has also been an active women's right. She worked as a secretary for a destitute women and children's home in Lahore. या अब ये सब कुछ इसके जो वर्क्स वगैरह है या जो इसको अवार्ड्स मिले हैं ये यहाँ पे मेंशन किए गए, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, MCQs वगैरह में पूछे जाते हैं। अब इसके की फैक्ट्स की बात करते हैं। द नॉवल क्रैकिंग इंडिया, इसका जो पहला नाम है वो क्या है, आइस कैंडी मैन। द नॉवल क्रैकिंग इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ आइस कैंडी मैन इन 1980 बाई वापसी सिद्धवा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो पब्लिश किया गया था ये एज अ जो टाइटल था इसका वो आइस कैंडी मैन था, और कब 1980 में। एक्सप्लोर्स द सिविल वॉर दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो ये उस वॉर के बारे में बताया गया जो 1947 में पार्टीशन के दौरान हुई थी। द पॉलिटिकल एंड सोशल अपहेवल engendered by independence and partition, including religious intolerance that led to mass violence, killings, militation। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया कि किस तरह जो है लोगों को मारा जा रहा था, औरतों के रेप हो रहे थे, बच्चों को जो है ज़ेबा किया जा रहा था, आम इंसान मतलब कोई भी था उनको जो है स्लॉटर किया जा रहा था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज़, हिंदूज फीलिंग टू इंडिया एंड मुस्लिम्स फीलिंग टू पाकिस्तान। बहुत से लोग जो हैं दरबदर हो गए थे, जो हिंदूज थे उनके फीलिंग्स किसके लिए थे, इंडिया के लिए थे, और मुस्लिम्स के फीलिंग पाकिस्तान के लिए थे। दिस इज़ द फर्स्ट नावल बाय वुमेन नावलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन विच शी डिस्क्राइब्स द फेट ऑफ पीपल इन लाहौर। तो ये पहला नावल है जो पाकिस्तानी फेमिनिस्ट मींस जो नावलिस्ट है उसने लिखी है, और इसमें जो है जो लाहौर है उसका भी ज़िक्र किया गया है, जो लाहौर के लोगों की किस्मत थी उसका ज़िक्र किया गया है। The 32 chapter of Papsi Sidhwa's novel Ice Candy Man 1981 sparkled with our whole world teeming with numerous details surrounding day-to-day life with all its political, social and religious import। तो इसके 32 चैप्टर्स है इस नावल के, और इसमें जो है सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ जो पॉलिटिकल सिनेरियो थी, सोशल, रिलीजियस इम्पोर्ट, ये सब कुछ बड़ी खूबसूरती से सारे चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है। हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल एंड ऑटोग्राफिकल नावल। अब जैसे मैंने बताया ये नावल जो है ये हिस्टोरिकल भी है, और ये अमूमन पूछा जाता है कि ये नावल क्या है, तो ये नावल जो है ये एक हिस्टोरिकल नावल भी है, साइकोलॉजिकल नावल भी है, और ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी है। द एक्शन इज़ नरेटेड इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया। द ओनली सेक्शन नोट टोल्ड फ्रॉम लेनीज परस्पेक्टिव राना स्टोरी इन चैप्टर 25। दिस इज़ आल्सो द ओनली पार्ट ऑफ द बुक इन द पास्ट टेंस। तो चैप्टर 5 में राना की जो स्टोरी है जिसको कत्ल किया गया था, ये वाहिद वो है मतलब स्टोरी है जो पास्ट टेंस में एक्सप्लेन की गई है। टोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव ऑफ लेनी सेठी। लेनी सेठी हमारे पास एक करेक्टर है, फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव से बताया गया ये नावल के बारे में जो भी बताया गया। अ पार्स चाइल्ड हु इज़ अबाउट 4 years old व्हेन द नावल बिगेन एंड अप्रोक्सीमेटली 10 years old एट द एंड।
तो जब नावल स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, इसकी जो एज है वो तकरीबन 4 साल की है, और जब नावल की एंडिंग होती है तो इसमें इसकी एज जो है 9 to 10 years। The novel portrays the conflicted and shifting political and social ramifications of the partition of India into two countries like Hindu majority India and a Muslim majority of Pakistan। तो वही बात कि फीलिंग्स जो हिंदूज थे उनकी फीलिंग्स इंडिया के लिए थे, और जो मुस्लिम्स थे उनकी फीलिंग्स किसके लिए थे, पाकिस्तान के लिए थे। Leni and her family attempt to quietly endure the partition that transforms Lahore, India into Lahore, Pakistan in August 1947। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इनको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, मींस झेलना पड़ा, किसको, लेनी की फैमिली को, पार्टीशन के दौरान। Protagonist Leni and the country Pakistan both suffer severe growing pains as Leni's childlike vision became a quickly maturing voice reporting upon the violence she witnessed. She witnesses the many friends who are lost, the friends who are betrayed by their former friends and neighbors due to religious differences। तो इसमें अगेन वो पार्टीशन की बात की गई है कि किस तरह जो है हमने लीनी अपनी बात कर रही है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को खो दिया, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और इसी तरह जो पाकिस्तान है वो भी सफ़र कर रहा था, पाकिस्तान के लोग सफ़र कर रहे थे। पाकिस्तान बना तो नहीं था, लेकिन जब नाम अनाउंस हुआ तो फिर ये फसादात स्टार्ट हुए थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे और हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, सिख भी मुसलमानों को मार रहे थे। तो ये सीन था उस वक्त। The rebel human cost of dividing one country into two along a brutally enforced religious lines, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsis all way for survival। अब जब ऑब्वियसली जब ऐलान हुआ था तो क्या हुआ, हिंदूज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पार्स जो है ये इनकी कम्युनिटी है, वापसी से दुआ की कम्युनिटी। तो ये सब अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने जाना था, या तो पाकिस्तान या इंडिया। Sadhwa confronts the histories of India and Pakistan and their social, historical and political complexities with humor and compassion। The novel is told from a child's point of view। It swings between, again ये उस करेक्टर की बात की गई है लेनी के, उसके ज़रिए जो है नावल नरेट किया गया है, नावल के बारे में बताया गया। लेनी इज़ द नावल्स प्रोटोगनिस्ट। लेनी कौन है, नावल की प्रोटोगनिस्ट है। इंटोगनिस्ट जो है ये आइस कैंडी मैन है। अब आइस कैंडी मैन कौन है ये भी हम आगे देखेंगे। बिकॉज ही किडनेप्स लेनीज ननी आया। तो आइस कैंडी मैन ये किसको किडनैप करता है, एक और करेक्टर हमारे पास है आया। आया जो है ये एक हिंदू लड़की है, और लीनी की जो है एक वर्कर है, उसके साथ लीनी का ख्याल रखती है, बेबी सिटर जिसे हम कहते हैं। लीनी इज़ द नॉवेल्स प्रोटोगनिस्ट। द एंटागनिस्ट इज़ आइस कैंडी मैन बिकॉज ही किडनैप्स लेनीज नैना। ये दोबारा यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा गया, ये 3 दफ़ा बल्कि। What does the ice candy man signify? Ice candy man का मतलब क्या? Ice candy man Sadhwa's original title stands for the man never named। तो अब आइस कैंडी मैन का कोई नाम है ही नहीं। अब ओबियसली आइस कैंडी मैन किसे कहते हैं? आइस कैंडी मैन अगर आप लोगों ने देखा हो, आइस कैंडी मैन उस बंदे को कहा जाता है जो ये बर्फ़ के गोले नहीं होते हैं ये बेचता हो, ये समर वगैरह में जो ये गांव वगैरह में आते हैं और ये बर्फ़ के जो गोले होते हैं ये बेचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आइस कैंडी मैन। हु डिपेंडिंग ऑन द सीज़न एंड हिज पंचेंट। और ये सीज़न पे डिपेंड करता है। गर्मियों में क्या करता है ये जो है बर्फ़ के गोले बेचता है, और सर्दियों में इसका काम क्या होता है, ये बर्ड्स वगैरह जो परिंदे हैं उनको कैद करके गांव लाके जो गांव के लोग थे वो इनसे ख़रीदते हैं। और आइस कैंडी सिंपल हम कुल्फ़ी को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो मतलब बताया गया है वो आइस कैंडी मैन, मतलब कुल्फ़ी बेचने वाला आदमी या बर्फ़ के गोले या बर्फ़ का गोला बेचने वाला बंदा। तो ये इसके 2 काम होते हैं, या तो समर में आते हैं, समर में अगर इसका काम है तो ये आइस कैंडी मैन बन जाता है, मींस बर्फ़ के गोले जो कुल्फ़ी वगैरह ये बेचता है। और सर्दियों में कोई ये चीज़ें तो खाता नहीं, तो इसका काम क्या होता है, बर्ड्स वगैरह बेचना। His for a time is also a poem in Lahore's गवर्नमेंट हाउस। और इस तरह PN ये जो है चौकीदार भी है किस जगह, गवर्नमेंट हाउस में, लाहौर गवर्नमेंट हाउस में। किसकी बात कर रहे थे? आइस कैंडी मैन की। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द नॉवल टेक्स प्लेस इन लाहौर बिटवीन 1943 to
1948। तो इस नावल की जो सेटिंग हुई है लाहौर में हुई है 1943 से 1948 तक। द सिटी इज़ पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्ड इंडिया व्हेन द स्टोरी बिगिंस बट देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान व्हेन इंडिया बिकेम्स इंडिपेंडेंट। तो बाद में लाहौर किसका हिस्सा बना? पाकिस्तान का। और उस वक्त ये किसकी कॉलोनी थी या किसके हिस्से में था? इंडिया या ब्रिटिश मींस कॉलोनी थी एक। The main settings are the Seti household, Warriors Road, Godmother's House, Queen's Park and हीरा मंडी। तो ये भी इसकी सेटिंग रखी गई है। गॉड्स मदर्स हाउस, ये बहुत ही मतलब एक ऐसा करेक्टर है जो लीनी के साथ हमेशा रहती है और लीनी जो है इसे लाइक भी बहुत ज़्यादा करती है। गॉड मदर्स हाउस। वॉरियर्स रोड की सेटिंग की गई है। सेटी जो है करेक्टर है जो प्रोटोगनिस्ट है, उसके हाउस की सेटिंग रखी गई है। क्वींस पार्क, हीरा मंडी। सम सेक्शंस टेक प्लेस इन द पंजाबी कंट्री साइड, मेनली द विलेज ऑफ पीर पिंडू 40 लाइन्स आउटसाइड ऑफ द लाहौर। पीर पिंडू ये एक गाँव का नाम है, तो यहाँ पे भी इसकी सेटिंग रखी गई है। अब करेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला करेक्टर हमारे पास है वो है लेनी सेठी। तो लेनी सेठी ये आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लेनी सेठी के अगर मेरे बारे में बताओ, लेनी सेठी ये क्या है? ये जो है नावल की प्रोटोगनिस्ट है, ठीक है। और ये बिल्कुल छोटी बच्ची होती है और जैसे मैंने बताया लेनी का जो काम है, मतलब लेनी एक पोलियो अफेक्टेड चाइल्ड थी जिसे पोलियो हुआ था। और जो वापसी सिद्वा है, इसने इस करेक्टर को ऐसे शो कराया है कि जैसे ये ख़ुद इस करेक्टर में इन्वॉल्व हो, मतलब ऐसे लग रहा, इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहते हैं। क्योंकि वापसी सिद्वा भी, वो भी, उसे भी पोलियो था, वो भी तकरीबन जब 4 साल की थी तो वो पोलियो अफेक्टेड हो गई थी। सेम टू सेम लेनी सेठी भी अफेक्टेड हो गई थी। और इसमें रिलीजन के बारे में बात की तरह तो ज़ोरिस्तान रिलीजन मींस जो पर्शियन लोगों के रिलीजन है, ये उस रिलीजन से इसका भी ताल्लुक़ था। लीनी इज़ वेरी क्लोज विद आया। आया जो है एक और करेक्टर, ये आगे हम देखेंगे। हरनीनी मतलब जो इसका केयर टेकर है, मतलब इसका ख्याल रखती है। आया टेक्स हर ऑल अराउंड द सिटी, और ये इसे घुमाती फिरती है। और इसी तरह लीनी इज़ पेनफुली हॉनेस्ट एंड अनएबल टू टेल अ लाई। लीनी जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब बच्ची है ना, तो क्या करती है, ईमानदार भी है। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। तो इसे जो भी एक वाक़या भी आता है आगे हम देखेंगे कि किस तरह ये जो है सच्चाई बता देती है और उसकी वजह से जो आया है वो मुसीबत में पड़ जाती है इसकी उस सच्चाई की वजह से। शी इज़ आल्सो बिकमिंग अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी इज़ अ फोर्स अराउंड हर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि ये इतनी एज में इतनी अच्छी ऑब्ज़र्वर थी कि इसे पता चल जाता था कि कौन क्या कर रहा है। सो लीनी इज़ एंशियस अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हर कंट्री एंड हर सिटी। और इसे ये सब कुछ भी पता लग रहा था कि इस मुल्क में, इस शहर में जो जहाँ ये रह रही थी, क्या चल रहा है। शी hears all sorts of adult conversations about India being partition and violence between different religious groups. Finally, on Leni's birthday in 1948, the British left India, and it is split into 2 separate countries. An angry mob kidnap Aya after Leni gives up her hiding place. She spends, अब होता कुछ यूँ है, ये अगेन उस स्टोरी की बात की गई है। तो जब पार्टीशन हुई, ऑब्वियसली किसी ने पाकिस्तान जाना था, किसी ने इंडिया जाना था। इसकी जो नौकरानी थी आया, जो इसका ख्याल रखती थी, वो जो थी इसके घर में छुप गई थी क्योंकि वो हिंदू थी। अब मुसलमान जो थे हिंदू के खून के प्यासे थे और हिंदू जो थे वो मुसलमान के खून के प्यासे थे। तो आया जो थी इनके घर काम करती थी, इनके घर चुप हो, मतलब वहाँ पे छुप गई थी। हुआ कुछ यूँ कि जब लीनी से पूछा गया कि आया कहाँ है, और ये किसने पूछा था? आइस कैंडी मैन ने। तो इसने जो है सच बता दिया था और इस तरह आया को जो है वहाँ से उठा के ले चलते हैं। वो कहाँ लेके चलते हैं ये आगे हम समरी में देखेंगे। आया जो है हमारे पास ये 18 ईयर ओल्ड नैनी है और इसका रियल नेम क्या है, ये नाम याद रखना, शांता, विच मीन्स पीस। शांता ये एक हिंदू वर्ड है जिसका क्या मतलब है? पीस। शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज चॉकलेट ब्राउन एंड शॉर्ट, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आया जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वहाँ पे गांव में जितने भी, मतलब जिधर ये रहती थी, सब लोग इसको देखने आते थे। फिर चाहे वो कोई भी था, चाहे वो कोई शॉपकीपर या दूसरे जो बेगर्स इसको घूरते थे,
गली वगैरह में। शी हैज़ अ नंबर ऑफ़ सूटर्स इंक्लूडिंग मैसूर, शरबत खान भी एक करेक्टर है हमारे पास। ये दो जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी उस गांव में रहते थे, चाहे बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे थे, सब इसको देखते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत थी। एंड इवन जो आइस कैंडी मैन है वो भी इसे देखता था। आइस कैंडी मैन जैसे मैंने बताया ये कौन है, ये जो बर्फ़ के गोले वगैरह या जो कुल्फ़ी वगैरह ये जो बेचता है, इसको हम क्या कहते हैं, आइस कैंडी मैन। After partition, when most Hindus like Aya's leave Pakistan for India, Aya decides to stay. One day, a mob discovers her at home. Again, उस किडनैपिंग की बात की गई है कि जब पार्टीशन हुई तो आया ने ये डिसाइड किया कि उसने भी जाना है अपने गांव, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से इसे स्टे करना पड़ा। किसके घर? लीनी के घर। लीनी जो है, जो मतलब लीनी कौन है? लीनी जो है ये जो है मतलब आया जो है लीनी की केयर टेकर है। आया लीनी का ख्याल रखती है ये, तो इसके घर में ये काम करती थी, तो ऑब्वियसली इन्होंने जगह देना था, लेकिन कुछ डिफरेंट हुआ, वो हम आगे देखेंगे। आइस कैंडी मैन, तीसरा करेक्टर। आइस कैंडी मैन इज़ अ मुस्लिम popsicle sealer. He also does other odd jobs and schemes such as freeing birds, selling herbal remedies, and pretending to be Muslim saint. He is in love with Aya and is one of her many suitors. However, over time he becomes jealous of the others, most particularly Monsieur. When the population exchange between Hindus, Sikhs and Muslims begins, he finds a full train of Muslim refugees from India who have been slaughtered. तो ये करेक्टर आइस कैंडी मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये कौन है? यहाँ पे भी बताया गया है, वो बंदा जो ये बर्फ़ के गोले वगैरह बेचता है, और ये गर्मियों में ही आता है गली वगैरह में, लेकिन ये डिफरेंट और जॉब्स भी करता था, जैसे स्केम्स, फ्रीइंग बर्ड्स, ये विंटर का काम था इसका, सेलिंग हर्बल रेमेडीज़ एंड प्रिटेंडिंग टू बी अ मुस्लिम सेंट, यानी अपने आप को मुस्लिम सेंट भी कंसिडर करता था। और ये आया को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। आया के लिए भी उस गली में आता था जिधर ये सेलिंग करता था, और इसके साथ साथ ये जेलसी भी फील करता था जब कोई और आया को देखते थे। इसने क्या देखा? इसने देखा कि इंडिया से जो ट्रेन आ रही है उसमें जितने भी मुस्लिम्स थे उन सब को जो है स्लॉटर किया गया है, तो ये मंज़र भी इसने देखा था, और तब ये बन गया था क्या? दुश्मन। किन का? हिंदुओं का। और इवन जो आया जिसको ये लाइक करता था इसका भी दुश्मन बन गया और इसको भी अपने साथ ले गया। He begins to turn on his former non-Muslim friends. He also helps kidnap आया। देखो अब यहाँ वही जिक्र की गई कि आया को जो है किडनैप करता है और उसको प्रोस्टिट्यूट बनाता है। प्रोस्टिट्यूट आप बेहतर जान सकते हो, मतलब प्रोस्टिट्यूट कैसे बनाता है? ये आया को लेके हीरा मंडी चला जाता है, तो वहाँ पे उससे क्या काम हुआ? ये प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, जो प्रोस्टिट्यूट वगैरह होते हैं उनके साथ आया को बिठाता है, और इस तरह आया भी जो है वहाँ ये जो डिफरेंट वर्क्स होते हैं वो स्टार्ट करती है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आया की जो शादी है वो इससे हो जाती है, आइस कैंडी मैन से। ज़बरदस्ती जो है आइस कैंडी मैन इससे शादी कर लेता है। दे लिव इन द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दैट होट्स द काइंड। अब ये वहाँ पे उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया जहाँ पे ये लोग रहते थे, मतलब ये क्या कहते हैं, आइस कैंडी मैन। गॉड मदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। द मैट्रिज ऑफ लिनीज फैमिली, गॉड मदर इज़ करेक्टराइज बाई हर स्ट्रेंथ एंड विजडम। तो ये अपनी विजडम की वजह से जानी जाती थी। गॉड मदर रियल नेम इज़ रोदा। रोदा जो है इसका रियल नेम है। शी इज़ मैरिड टू ओल्ड हस्बैंड एंड लिव्स विद स्लेव सिस्टर, और इसके साथ एक स्लेव सिस्टर भी रहती है, मतलब इसकी अपनी सिस्टर है। गॉड मदर इज़ लेनीज रोल मॉडल। गॉड मदर जो है लीनी की रोल मॉडल है। शी इज़ लविंग एंड इंडिपेंडेंट। शी सीम्स टू नो एवरीथिंग हैपनिंग इन लाहौर थैंक्स टू हर वाइड connections and many information. She helps discover Aya's whereabouts and their rescues her. Godmother acts as something of a counterpart to Ice Candy Man in that she is empathetic to the suffering of women all around her. She dares to challenge the perceived presence of sexual violence in society. तो होता कुछ यूँ है, जब आया को गिरफ्तार, मतलब आया को जब है हीरा मंडी ले जाया जाता है, कौन ले जाता है? आइस कैंडी मैन। तो ये स्टेप उठाती है और वहाँ उसे मिलने जाती है। किन से? आया से, ताकि आया को वहाँ से छुड़ा सके। और इस तरह इसने आवाज़ भी उठाई थी इस वायलेंस के ख़िलाफ़, ये जो सोसाइटी में हो रही थी, किडनैपिंग वगैरह या उनको ज़बरदस्ती रेप करना, तो ये जो है इसके ख़िलाफ़ गॉड मदर ने आवाज़ भी उठाई थी।
तो इसका करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं, ये इसे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। मदर एंड मिसिस सिटी, ये किसकी मदर है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लें। अब ये माइनर करेक्टर्स है, इतने इंपॉर्टेंट करेक्टर्स नहीं है। जो पहले 4-5 करेक्टर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स आएंगे क्योंकि उनका जिक्र बहुत ज़्यादा आएगा नावल के पूरे नावल में। सो ये मदर है किसकी, मतलब लीनी सेठी की मदर है। तो ये आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, किस टाइप की वुमेन थी और क्या करती थी। ये फादर हैं लीनी सेठी के, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रिक आंट आल्सो नोन एज मिनी आंटी, एज हर निक नेम इम्प्लाइज शी इज़ लीनीज आंट। तो ये लीनी की आंट है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कजन्स मदर। इलेक्ट्रिक आंट इज़ अ रिसोर्सफुल विडो, तो ये एक विडो थी। शी मूव्स क्विकली, शी इज़ विच इज़ वाई शी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक। शी इज़ ऑब्सेस्ड विद द कलर ब्लू। तो जैसे इसे कुछ मतलब जब ये विडो हो जाती है तो ये डायरेक्ट इनके पास आती है, इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक आंट। अच्छा, यहाँ पे इस नावल में आप लोग देखेंगे कि बहुत से करेक्टर्स ऐसे हैं जिनको नाम ही नहीं दिया गया। अब ये तो कोई नाम नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक आंट आल्सो नोन एज मिनी आंटी, तो इसका कोई नाम है ही नहीं, कोई नाम मेंशन ही नहीं किया गया। फिर स्लेव सिस्टर, ये किसकी स्लेव सिस्टर, किसकी बात कर रहा है, ये जो गॉड मदर है ये उसकी सिस्टर है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ये मानना था कि मैं भी गॉड मदर की तरह बनूं, और ये गॉड मदर से जो है जेलसी भी फील करती है। पप्पू, पप्पू इज़ द डॉटर ऑफ द फैमिली ऑफ स्वीपर्स, ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है क्योंकि इसका भी जिक्र आता है। स्वीपर्स दैट लिव ऑन द सिटी प्रॉपर्टी, शी इज़ अ लिटल यंगर देन लीनी एंड इज़ मिस्चीवियस एंड डिफेंड। शी ओपन फाइट्स विद हर मदर मच्छू, तो मच्छू जो है इसकी मदर है और ये हमेशा उससे लड़ती रहती है। एक वक्त ये भी आता है कि ये जो है मुंह में पानी डाल के, पप्पू जो है मुंह में पानी डाल के अपनी माँ पे फेंकता है और वहाँ से भाग जाती है। तो मच्छू जो है फिर इसका पीछा करती है और इसे पकड़ के खूब इसको पीटती है। तो यहाँ उस वक्त ये करेक्टर का जो है कंट्रास्ट भी दिखाया गया है, मतलब ये लीनी जो है ये सब कुछ नोट कर रहा होता है। लीनी जब नोट कर रही होती है, लीनी का ये मानना है कि एक मदर की इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि अपनी बेटी को मार दे, मतलब पप्पू को मार दे। फिर मुच्छू जो है पप्पूस की मदर हैं, ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है उसकी। मोटी इज़ मुच्छूज़ हस्बैंड एंड पप्पूस फादर, तो ये उसके हस्बैंड और पप्पूस के फादर हुए। कज़न, लीनीज कज़न इज़ इलेक्ट्रिक आंट सन, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इमामुद्दीन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसका जिक्र आता है क्योंकि ये कौन है, इमामुद्दीन एक्चुअली लीनी के घर में एक कुक है और ये मुस्लिम है। इसका जो गाँव है वो पीर पिंडू है और ओल्ड है, तकरीबन 65 एज के हैं। और ये जो है गाँव मूव करता रहता है। एक वक्त आया था कि इसने, और इवन ये जो है ये भी आया का, इमामुद्दीन जो है ये भी आया का फ़ैन होता है, मींस आया के लिए अच्छे से अच्छे खाने पकाता है ताकि आया जो है इससे इम्प्रेस हो जाए। आया कौन है, आया जो है लीनी की केयर टेकर है। शेर सिंह, ये करेक्टर भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये दूसरा करेक्टर आदि सेठी, ये किसका भाई है, ये लीनी का ब्रदर है। तो ये भी आप लोग इतने इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है ये, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्त मोहम्मद एंड राना, अभी इसमें राना जो है बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। दोस्त मोहम्मद क्या है, इमामुद्दीन हु लिव्स इन पीर पिंडू, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, राना की एक्सप्लेनेशन ये है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। राना इज़ इमामुद्दीन ग्रेट ग्रैंड सन, ही लिव्स इन पीर पिंडू, तो ये मतलब राना से भी इसका मतलब रिलेशन है। अब यहाँ पे 4 करेक्टर्स मेंशन किए गए, डॉक्टर मनीक मोदी, ओल्ड हस्बैंड यूसुफ एंड कर्नल बरोचा। यहाँ पे एक कर्नल बरोचा बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो पहले करेक्टर की एक्सप्लेनेशन ये है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है। तो चौथे की मैं बात करूँगा, कर्नल बरोचा द हेड ऑफ द लोकल पार्ट्स कम्युनिटी इज़ आल्सो नोन एज फेमस डॉक्टर दैट ट्रीट्स लेनीज फॉर पोलियो एंड हर लिम्ब। तो पूछा जा सकता है कि लेनी का जो डॉक्टर था वो कौन था जो इसका इलाज मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करता था, तो वो कर्नल बरोचा था। और ये भी मतलब वो लोकल पार्ट्स कम्युनिटी में ही रहता था और इस तरह, लेकिन ये पॉजिटिव करेक्टर शो कराया गया है। अब यहाँ पे और करेक्टर्स आ गए, जैसे जेंडर ऑफ द गवर्नमेंट हाउस, चड्डा, खतीजा एंड परवीन। खतीजा एंड परवीन की एक्सप्लेनेशन ये है, ये
दूसरे करेक्टर की और ये पहले करेक्टर की। खदीजा और परवीन कौन थी? ये जो थी ये रानास की सिस्टर थी। ये भी पीर पिंडू में रहती थी, लेकिन ये बहुत सिंपल थी। और जब इनसे लीनी मिलती है, मतलब लीनी उस वक्त आई थिंक 4 to 5 ईयर्स की थी, तो ये इवन उनसे बात करते हुए भी कांपते हैं। मींस इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं, खदीजा एंड परवीन के अंदर। होटल कुक, द शंकर्स या मिस्टर सिंह, तो ये भी 3 करेक्टर है। जो होटल कुक है, द सूटर्स ऑफ अयाज होटल कुक एट द फाल्टीज होटल रेस्टोरेंट, एंड अ न्यूली वेड कपल हु आर द शंकर एंड मिस्टर सिंह। ये न्यूली शंकर्स, ये जो है न्यूली मैरिड कपल है, ये भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है। और ये जो है लीनी जो है इसके बारे में भी बताती है हमें कि ये किस टाइप के लोग थे। मिस्टर सिंह इज़ अ टर्बेंट एंड बेरडिड सिख, तो ये भी एक सिख है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिसेस सिंह, ये मिस्टर सिंह की बीवी है, ठीक है। और रोज़ी कौन है? रोज़ी जो है मिस्टर एंड मिसेस सिंह की डॉटर है। पीटर कौन है? मिस्टर एंड मिसेस सिंह का बेटा है। मिस्टर रॉजर कौन है? मिस्टर रॉजर जो है ये एक इंग्लिश मैन है और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है इन लाहौर। इसका भी कत्ल कर दिया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। जो पार्टीशन जब स्टार्ट होती थी इसमें भी इसका कत्ल हो जाता है, और इस तरह इसकी न्यूज़ जो है वो पूरे जो गांव है या जो शहर है उसमें फैल जाती है। उसके बाद करेक्टर है मिस्टर बैंक वाला, मिसिस वैन, मैगी, जगजीत सिंह, तो ये करेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमीदा एंड गीता, ये भी पहले करेक्टर की एक्सप्लेनेशन है। गीता ये दूसरे करेक्टर। अ फ्रेंड ऑफ मदर हु गोज़ विद हर टू विज़िट गांधी, तो अब महात्मा गांधी, ये भी एक करेक्टर है हमारे पास। ये इंडियन लॉयर एंड नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो ये गांधी की एक्सप्लेनेशन है। आगे हम क़ायद आज़म की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि ये दोनों मतलब गांधी ने ऑब्वियसली इंडिया को आज़ादी दिलाई और पाकिस्तान को क़ायद आज़म ने। मास्टर तारा सिंह एंड जवाहरलाल नेहरू, तो ये दो भी करेक्टर्स, ये पहले करेक्टर की एक्सप्लेनेशन है, ये दूसरे करेक्टर की एक्सप्लेनेशन है। इतने ज़्यादा है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो नियरली 1 घंटे की बन जाएगी। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैंने नोट किया ताकि आप लोगों को मतलब ये सर्च करने में आसानी हो या आप लोग इसके नोट्स भी ईज़िली बना सकें। मोहम्मद अली जिन्ना एंड शरबत ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना की एक्सप्लेनेशन ये है, आप बेहतर जानते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन है। शरबत ख़ान की एक्सप्लेनेशन मैं फिर देता हूँ। शरबत ख़ान एक पश्तून है और मुस्लिम ट्राइब्समैन है फ्रॉम द एरिया नियर अफ़गानिस्तान। ही इज़ वन ऑफ द आयाज़ एडमायरर्स एंड ब्रिंग्स हर सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड, जैसे आया के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, तो उसमें ये करेक्टर भी है। और ये जो है बहुत ज़्यादा जो बादाम वगैरह होते हैं, वॉलनट वगैरह होते हैं, ये अपने मुल्क से लेके मतलब अफ़गानिस्तान से लेके किसके लिए आता है, किसके लिए लेके आता है? आया के लिए, ताकि आया इससे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन इस करेक्टर के अंदर एक चीज़ है कि ये फिर भी उनकी इज़्ज़त करता है, किसकी? आया और लेनी की। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ये करेक्टर की एक्सप्लेनेशन थी, की फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन थी, सेटिंग की एक्सप्लेनेशन थी और अबाउट ऑथर की एक्सप्लेनेशन थी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी के बारे में। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।